दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले से जो प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू किया, उसके जो मेन बिंदु थे वो भ्रष्टाचार और नेशनल सिक्योरिटी था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को कुछ नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आज जब 2024 आ रहा है, बीजेपी 10 साल से शासन में है, ऐसे 10 सालों के बीच भ्रष्टाचार के विरुद्ध बीजेपी का अभियान कितना सफल रहा, या वास्तव में भाजपा ने या मोदी ने जो कहा वह सही है या गलत है, इसका आकलन करने की जरूरत है। आज अगर हम भ्रष्टाचार के ऊपर में प्रधानमंत्री की हाल ही में एक जनसभा के दौरान जो भाषण था, उस भाषण को अगर हम सुनते हैं, वहां पर मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी, भ्रष्टाचारियों से जो पैसे हैं वापस उगाए जाएंगे और लोगों को दिए जाएंगे। यहां पर एक बात है, 15 लाख रुपए का कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि काले धन को वापस लाया जाएगा और 15 लाख रुपए आम लोगों को, गरीब लोगों को दिए जाएंगे, किंतु यह महज एक चुनावी जुमला बनकर रह गया। ऐसे ही जब नोटबंदी की बात हुई तो कहा नोटबंदी से भी काला धन वापस आएगा, नोटबंदी के बाद काला धन नहीं रहेगा, लोगों के पास केवल सफेद धन रहेगा। यह बात भी कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। मंत्रियों के पास, एमएलए के पास, एमपीज के पास जिस प्रकार से काला धन, नकद बरामद हो रहे हैं, या जिस प्रकार से चुनावी राजनीति में भी इलेक्टोरल बॉन्ड हो, उसके जरिए काले धन को सफेद करने की जो बात है, या गुमनामी कंपनियों से या सेल कंपनियों से जिस प्रकार हर राजनीतिक पार्टी ने धन लिया है, उससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि ये सारी बातें जो भ्रष्टाचार की है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। सुनिए प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि कैसे पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे लोगों को अपने दल में लिया है। 24 के इस चुनाव में अब स्पष्ट रूप से दो खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है, और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। लेकिन साथियों, मुझे कितनी गालियां दी जाए, कितने ही आरोप लगाए जाएं, मोदी इनकी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है। हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी, और तीसरे टर्म की शुरुआत में अब 2-2.25 महीने बाकी रहे हैं, बहुत कम समय बाकी रह गया है। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। भ्रष्टाचार हर गरीब का हक छीनता है, हर मध्यम वर्ग का हक छीनता है, और मैं गरीब का हक, मध्यम वर्ग का हक
किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। 2014 से अब तक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के 25 प्रमुख नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। ये वो नेता थे जो भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे थे और इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने एक एक कर अपने दल में शामिल किया। इन नेताओं के बारे में अगर हम देखें तो 23 को आरोप मुक्त कर दिया गया है। 25 लोगों में 23 को आरोप मुक्त कर दिया गया है। इनमें 10 कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, 4 एनसीपी और शिवसेना से आए, 3 टीएमसी से आए, 2 टीडीपी से आए और एक एसपी और वाईआरसीपी से जो है भारतीय जनता पार्टी में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 25 नेताओं के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे भाजपा में शामिल होने के साथ ही जो है 23 पर भ्रष्टाचार के मामलों को ढील दे दी गई, मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार 3 मामले जहां पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं वहीं 20 मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन मामलों की जांच कर रही जांच एजेंसियों की सक्रियता भी इन नेताओं के खिलाफ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन की उसमें कमी आ गई, वो निष्क्रियता में बदल गई। भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी इन 25 नेताओं में से 6 नेता इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल गए। रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 में भाजपा के शासन में आने के बाद जिन प्रमुख नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने जांच का शिकंजा कसा उनमें 95% जो नेता है वो विपक्ष से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि जिन पर भी जांच एजेंसी का शिकंजा कसा गया वो उनमें 95%, 100 में 95 लोग जो है विपक्ष के नेता थे। और जैसे ही ये नेता भाजपा में शामिल होते हैं इनके खिलाफ चल रही जांच जो है ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। यही कारण है कि विपक्ष भाजपा पर लगातार वॉशिंग मशीन होने का आरोप लगा रही है, जिसमें जाकर कोई भी भ्रष्टाचारी नेता या भ्रष्टाचार के आरोप का जो नेता है वह साफ हो जाता है, उसकी सभी छवि जो है साफ और स्वच्छ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का उपयोग कोई नई बात है। 2009 में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने मायावती और मुलायम सिंह पर दबाव बनाने के लिए भी जांच एजेंसी का प्रयोग किया। हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दायरा अधिकतर महाराष्ट्र तक सीमित रहा, जिसके चलते 2022 और 23 में वहां राज्य में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई। एकनाथ शिंदे का गुट 2022 में शिवसेना से टूटकर जो है भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए चला गया। ऐसे ही 2023 में शरद पवार का अजित पवार गुट जो है वो एनसीपी शरद पवार से टूटकर अजित पवार जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सरकार है शिंदे सरकार उसमें शामिल हो गए। और यहां पर उल्लेखनीय है कि ये वही अजित पवार है जिन पर खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया और जैसे ही ये वहां पर गए इन पर घोटाले का आरोप जो है वो खत्म हो गया। नवीन जिंदल अभी हाल ही में कोलगेट स्कैम में मुख्य आरोपी थे, उन पर आरोप भाजपा ने लगाए, वो अपराध मुक्त हो गए। या अभी आदर्श स्कैम घोटाले, आदर्श सोसाइटी घोटाले में जिनका नाम था अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे, वो भाजपा में शामिल हुए, उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। तो ऐसे ही प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जो है वो सारे मामले वापस ले लिए गए। उनके खिलाफ भी जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जब वो मंत्री थे तो काफी बड़े आरोप लगाए गए। तो ये जितने लोग हैं इनमें सबसे बड़ी बात है 2022 के बाद इन जो 25 नेता भाजपा में शामिल हुए इनमें 2022 के बाद जो है 11 लोगों ने भाजपा का जो है वो दामन थामा। तो ये भ्रष्टाचारियों को या कांग्रेस या अन्य दलों के लोगों को तोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में लाया जा रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है उसमें तो असंतोष हो रही है। हम असम की दृष्टि से भी अगर बात करें तो असम में भी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा पर बड़े गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, उसके बाद उन्हें दल में ले लिया गया। आज वो भाजपा के सबसे प्रमुख नेता है पूर्वोत्तर में और असम के मुख्यमंत्री भी है। उनकी जो ताकत है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री के कृपा पात्र हैं। सर्बानंद सोनोवाल जैसे एक बड़े नेता को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया। तो ये सारी बातें जो है ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की जो बातें हैं उन पर सवालिया निशान लगाती है। या प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बात करते हैं तो ये उन पर सवालिया निशान लगाती है और प्रधानमंत्री की बातों पर संदेह कहीं ना कहीं व्यक्त करती है।
प्रधानमंत्री बोलते हैं, लोग सुनते हैं, किंतु क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम पर जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो लोगों को उनकी बात पर विश्वास होता है क्या? यह आज एक गंभीर प्रश्न है। साथ ही एक गंभीर प्रश्न है कि भाजपा का जो मूल स्वरूप है वह मूल स्वरूप कहीं ना कहीं खोते जा रहा है। भाजपा अब बाहर से आए जो बाहरी नेता है, जो विचारधारा के साथ नहीं थे, जो अवसरवादी नेता है, जो भ्रष्टाचार के आरोपी नेता है, ऐसे नेताओं का दल बनते जा रहा है, ऐसे नेताओं के दल में तब्दील होता जा रहा है। ये भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी है। देखते रहिए। नॉर्थ ईस्ट तक सब्सक्राइब करना नहीं भूले। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।